मधु की बात सुनकर तृषा उसके तरफ देखती है, पर मधु मुस्कुराते हुए उसे गले लगाकर कहती है, देख तू मुझे गलत मत समझना, पर मेरी पहचान ये नहीं है जो तू देख रही है। मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सहाय की बड़ी बेटी हूँ। मेरे पापा मुझे अपने साथ अपने कंपनी में काम करने को बोल रहे थे, पर मुझे इन सब झंझटों से दूर अपने पैशन को फॉलो करना चाहती थी। और एक दिन मैं बिना बताए यहाँ तुम सबके साथ रहने के लिए आ गई। तृषा मधु के तरफ बहुत ही गौर से देखे जा रही थी। तभी मधु अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरे बैकग्राउंड स्टेट्स के बारे में पता चले, पर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं ये सच्चाई तुझसे छिपाना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। तृषा अपने जगह पर उठकर मधु के पास आते हुए कहती है, भला मैं क्यों बुरे मानूंगी। बोल, तूने जो किया खुद के लिए किया, और यहाँ तो किसी को चंद पैसे क्या मिल जाते हैं, सब सिर्फ दिखावा करने लगते हैं। पर तूने तो दौलत शोहरत सब छोड़कर यहाँ इस चौल में हमारे साथ रही, जहाँ पानी का कोई भरोसा नहीं, जहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं, बारिश के दिनों में खिड़की से पानी, छत से पानी। इतना कोई नहीं कर सकता सिर्फ उसे छोड़कर जिसे अपने सपनों का कीमत पता हो। तृषा कुछ कहती उससे पहले मधु उसे गले लगाते हुए कहती है, यार अब बस कर, रुलाएगी क्या। और सॉरी यार, जब मैं यहाँ आई थी तो तुझे बहुत बुरा भला बोलती थी, उसके लिए दिल से सॉरी। तृषा हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पुरानी बातों को याद नहीं रखती, और खास करके वो सब जिसका कोई मतलब ही नहीं। मधु स्माइल करती हुई कहती है, वह मेरी प्यारी तृषा, चल अब जा रही हूँ अपने कपड़े पैक करने। मधु ये बोलकर अपना बैग पैक करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी विक्रम सहाय से कहता है, आपको अपनी बेटी से छिपाना नहीं चाहिए था। तभी विक्रम सहाय रोते हुए कहते हैं, तो क्या करता मैं। अगर उसे अचानक से ये पता चलता कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो ये सुनते ही मर जाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये कहते हुए अपने माथे पर हाथ पटकते हुए रोने लगते हैं। अर्जुन अपने कैबिन में बैठे हुए विवेक से बातें कर रहा होता है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर विशाल भारद्वाज से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। भला उसे कोई क्यों मारेगा। अर्जुन विवेक से पूछता है। विवेक अपने चेयर पर से उठते हुए दरवाजे के पास जाते हुए कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर हम जल्द से जल्द कोई दूसरा हीरो अपने फिल्म के लिए कास्ट नहीं करेंगे तो हमसे पहले वो वीरेंद्र प्रताप बाजी मार लेगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस बार वो अपने फिल्म में कुछ नया करने वाला है और अपने फिल्म पर पैसे भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि इस बार कहीं हम उससे हार न जाए। विवेक के इतना कहते ही अर्जुन रॉय अपने जगह पर खड़े होते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा। वो कहावत तो सुनी ही होंगी तुमने कि खरगोश चाहे कितनी भी जोरों शोरों से दौड़ ले, पर उसकी एक गलती उसे हरा ही देती है। विवेक कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर अर्जुन कहना क्या चाहता है और उससे पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन हंसते हुए कहता है, अच्छा ये छोड़, दूसरा वाला सुन। एक बार की बात है, एक हाथी के बच्चे को एक सिक्कर से बांधकर मोटे से पेड़ में बड़ दिया गया। वो हाथ हर बार खुद को उस सिक्का से छुड़ाने की कोशिश करती पर नाकाम रही। ऐसा ही चलता गया, चलत गया, और जब वो हाथ बड़ी हुई तो उस हाथी को एक रस्सी में बांध दिया गया। पर मजे की बात ये है कि वो हाथ उस सिक्कर को तोड़ सकती है, पर वो ऐसा करती नहीं है। पता है क्यों? विवेक थोड़ा आश्चर्य से कहता है, हाँ, क्योंकि उसके माइंड में बैठ गया है कि उससे वो रस्सी नहीं टूटेगी। पर तुम ये सब क्यों बता रहे हो, इसका हमारे फिल्म से क्या काम? अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ओह यार, तुम अब भी नहीं समझे, तुम्हें खुल के ही सब बताना पड़ेगा। तो सुनो, ये जो पब्लिक है वो है हाथी, जिसके दिलों दिमाग पर सिर्फ एक ही बात है कि वीरेंद्र प्रताप की जितनी भी फिल्म है सब एक जैसी होती है, वही घिसी पिटी कहानियां, वही हीरो हीरोइन। और हमारे लिए पब्लिक का यही सोच काम आएगी, और चाहे फिल्म जल्दी हमारी आए या वीरेंद्र प्रताप की सिनेमा हॉल में राज, तो हमारा ही होगा। सो डोंट वरी, अब समझ में आई बात? विवेक हंसते हुए कहता है, हाँ, पूरी बात सीधे समझ आ गई। बस अब मैं जल्दी से जल्दी कोई और हीरो कास्ट करता हूँ, तब तक हम डेट को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं।
अर्जुन विवेक की बातों में सहमति जताते हुए कहता है, हाँ जैसा तुम्हें सही लगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ बाय। इतना कहते हुए विवेक कैबिन से बाहर निकल जाता है। उधर मधु अपना बैग पैक करके जाने के लिए रेडी थी। जाने से पहले तृषा के पास जाते हुए कहती है, यार तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मधु थोड़ा बच्चों की तरह उदास चेहरा बनाते हुए कहती है। तभी तृषा मुस्कुराकर कहती है, अच्छा वैसे जहाँ तक मुझे पता है तू यहाँ से बस 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, तो क्या महीने में एक बार तू मिलने नहीं आ सकती? मधु स्माइल करते हुए कहती है, ओ यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तृषा उसकी बातों का मजाक बनाते हुए कहती है, हाँ सोचेगी कैसे, अब तो भूलने की बारी है, बस आज भर प्यार जाता ले, कल से तो अपने लोग होंगे तेरे आसपास, फिर पता नहीं तुझे हमारी याद भी आएगी या नहीं। तभी मधु झट से बोल पड़ती है, अरे यार तुम दोनों को भूल जाओ, ऐसा होने से पहले मैं खुद को न भूल जाऊं। एक मिनट, दोनों से याद आया, ये शालिनी की बच्ची को कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल ही नहीं उठा रही हैं, लागत है अपने घर जाने के बाद मुझे भूल ही गई है। तभी तृषा कहती है, अरे कोई बात नहीं, जब देखेगी कॉल बैक कर लेगी, वैसे भी अब शालिनी भी 1 महीने के बाद यहाँ आएगी और तू भी जा रही है। अब मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा यहाँ, पता नहीं मेरा मन कैसे लगेगा, और यार बहुत याद आएगी तुम्हारी, तू थी तो शालिनी की याद नहीं आने देती थी, पर अब तो तू भी जा रही है। ये कहते कहते तृषा की आंखें नम हो जाती है। उसे ऐसे उदास देखकर मधु भी रोने जैसा मुंह बना लेती है और तृषा को गले लगा लेती है।